ये चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें यार, अब हम एसिड बेस फिजियोलॉजी स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो आपको मेटाबॉलिक एसिड्स और जो होता है ना रिस्पायरेटरी एसिडोसिस में, इसमें हमेशा पीएच कम होगी, और रिस्पायरेटरी अल्कोलोसिस और मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस में हमेशा पीएच ज़्यादा होगी, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी कार्बन डाइऑक्साइड की। जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस में कार्बन डाइऑक्साइड आपकी कम होगी, ठीक है ना, अल्कोलोसिस में ज़्यादा होगी, ठीक है ना, रिस्पायरेटरी एसिडोसिस में ज़्यादा होगी, ठीक है, और रिस्पायरेटरी अल्कोलोसिस में कम होगी। HCO3 में आपकी जो होगी ना बाइकार्बोनेट आयन, वो आपके मेटाबॉलिक एसिडोसिस में कम होंगे, मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस में ज़्यादा होंगे, रिस्पायरेटरी एसिडोसिस में ज़्यादा होंगे, और रिस्पायरेटरी अल्कोलोसिस में कम होंगे। ये हाल दो चीज़ें PO2 और बाइकार्बोनेट सिमिलर हैं, पीएच का इशू है, ठीक है ना। और अब इसमें कंपनसेटरी रिस्पॉन्स हाइपर वेंटिलेशन, इसमें इसमें जो होगी मेटाबॉलिक एसिडोसिस में हाइपर वेंटिलेशन ज़्यादा होगी, ठीक है ना, और रिस्पायरेटरी मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस में हाइपर वेंटिलेशन इमीडिएट होगी, और ठीक है ना वेंटिलेशन जो यार, और इसमें जो होगा आपका रिस्पायरेटरी एसिडोसिस में रीनल बाइकार्बोनेट एब्जॉर्प्शन डिलेड होगी, ठीक है ना, और जो रिस्पायरेटरी अल्कोलोसिस में रीनल बाइकार्बोनेट एब्जॉर्प्शन भी डिलेड होगी, ठीक है ना। ये पिछले आप लेक्चर देखेंगे तो आपको सारा समझ लग जाएगा। तो हेसल बैच इक्वेशन P = 6 + 4 log HCO3 0.003 PCO2, ठीक है ना। ये आपने फार्मूला याद रखना है, ठीक है ना। रिस्पायरेटरी कंपनसेशन फॉर सिंपल मेटाबॉलिक एसिड बाई, ये साला विंटर्स फार्मूला है, ठीक है ना। और इफ measured PCO2 predicted PCO2 compensatory respiratory acidosis, updated PCO2 compensatory respiratory alkalosis, ठीक है ना। PCO2 = 1.5 बाइकार्बोनेट आयन प्लस 8 -2। ये ऊपर वाला सारा फार्मूला है, ठीक है ना। इसमें आपने वैल्यूज पुट करनी है, वैल्यूज पुट करिए आपने, और वो जो पीएच ने वो आपने जो है ना हर चीज़ निकाल लेनी है, ठीक है ना, एजल बैच इक्वेशन के थ्रू, ठीक है ना। अब हेजल बैच इक्वेशन का सिर्फ फार्मूला याद रखना है, ये बेशक नाम भी करो तो कोई इशू नहीं है इतना ज़्यादा, दिमाग खपाने की ज़रूरत को नहीं है आपको इतना ज़्यादा। चेक फॉर आर्टेरियल पीएच, ठीक है ना। एसिडीमिया में आपको 7.35 से कम होगी, अल्कलीमिया में आपको 7.545 से ज़्यादा होगी, ठीक है ना। इसमें ये आपने वैल्यूज़ याद रखनी है। इसमें PCO2 का प्रेशर जो होगा आपका 4.44 mmHg होगा, HCO3 का 20, ये आपने फिगर याद रखना है, ठीक है ना। बाइकार्बोनेट 25 MEG/लीटर होगा, ठीक है ना। रिस्पायरेटरी एसिडोसिस में आपका हाइपोवेंटिलेशन होगी, एयर रेस्ट्रिक्शन है, लंग डिजीज, ये सारी चीज़ें। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में आपने एनायन गैप चेक करना, Na+Cl नेगेटिव, ये वाले। रिस्पायरेटरी अल्कोलोसिस में आपको एंजाइटी होगी, हाइपोक्सीमिया होगा, सैलिसाइलिस ट्यूमर्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। और मेटाबॉलिक आपने जो होता है मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस में आपने क्लोरीन रेट चेक करना है, हाइपर एल्डोस्टेरोन, बेटर सिंड्रोम, ये सेल सिंड्रोम्स पीछे मैंने पढ़ाई हैं, ठीक है ना। सलाइन रिस्पॉन्स में वोमिटिंग आपको हो सकता है, ठीक है ना। थायराइड डाययूरेटिक एंटासिड्स आपने यूज़ की हो सकती हैं, ठीक है ना। और एसिडेमिया में आपका एनायन गैप आ सकता है, ग्लाइकोल, ऑक्सीक्लोरीन, लैक्टेट, ये सारा एस्पिरिन, ये सब आपने रीनल फेलियर, कीटोन्स, डायबिटिक्स, अल्कोहलिक स्टार्वेशन, ठीक है ना। ये सब कुछ आप एनायन गैप इसमें इंक्रीज होगा, ठीक है ना। और ये चीज़ आपको बीच में सारे जो फीचर्स हैं ये होंगे। और नॉर्मल एनायन गैप आपका होगा, आपका जो होती है ना, सॉरी यार, ये एनायन गैप आपका जो है 12 ME, एसिडीमिया में जो है तो लेस देन, अगर 12 होगा तो आपका वो एनायन गैप कंसिडर, नॉर्मल एनायन गैप कंसिडर किया जाएगा, और 8 to 12 के बीच में होगा तो आपका नॉर्मल एनायन गैप होगा, ठीक है। और इसमें जो मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस में ना आपने क्लोरीन चेक करनी है। नॉर्मल जो क्लोरीन होती है आपकी, वो जो होता है ना सलाइन रेजिस्टेंस में आपकी ग्रेटर देन 20 होगी, ठीक है ना। और सलाइन रिस्पॉन्सिव में आपकी लेस देन 20 होगी, ठीक है ना। और नॉर्मल जो होती है 20 है, ठीक है ना, मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस में। तो ये आपने ये चीज़ें चेक करनी है। इसमें क्लोरीन रेट चेक करना है। अल्कलीमिया में कार्बन जो अल्कलीमिया में होता है, रिस्पायरेटरी अल्कोलोसिस में आपका जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का 36 mmHg होता है, और बाइकार्बोनेट का जो रेट होता है वो 24 mmHg होता है अल्कलीमिया में, ठीक है। और जो एसिडीमिया में 44 होगा, ठीक है ना। और बाइकार्बोनेट जो होंगे वो 20 mmHg होंगे, ठीक है। ये आपने वैल्यूज़ बस याद रखनी है, ठीक है ना। बस ये आपको वैल्यूज़ याद हुई ना, तो फिर तो आप प्रो बंदे बन गए हो, ठीक है ना। ये आपने ग्राफ एक दफ़ा सारा कुछ कर लेना, ठीक है ना। ऐसे स्क्रीनशॉट ले लें या जो भी कर लें, ठीक है ना।
तो बस फिर आप प्रो हो गए, ठीक है ना। ये एसिडी में बाइकार्बोनेट की वैल्यू, पीएच की वैल्यू, कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू, ये क्लोरीन की वैल्यू, ठीक है ना। ये आपको पता होंगी तो फिर आप बहुत आसानी से कर लोगे इनमें क्या चीज़ है क्या डिफरेंस है। और ये ऊपर वाला टेबल फॉलो करके जो नॉर्मल वैल्यू इसमें 44 होती है, ठीक है। इसमें जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो आपकी होती है 30 होती है, ठीक है ना। 30 से कम जो ऑलमोस्ट डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट लिखा हुआ है, लेकिन ये नॉर्मल वैल्यू इसकी 30 होती है, ठीक है ना। और ये नीचे एनाइन गैप आपका लिखा हुआ है, एनाइन गैप आपका जो है नॉर्मल आपका जो है आपका 12 है, ठीक है। नॉर्मल 8 to 12 है। और जो है उससे अगर ज़्यादा हुआ तो वो आपका अब नॉर्मल होगा, 9 जितने भी हैं। ओके, थैंक्स वेरी मच। ओके, अल्लाह हाफिज़। रीनल फिजियो कंप्लीट हो गई है आपकी, बस ख़त्म। बाय बाय, टाटा।